विजुलाइज करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड आइरिस फ्रॉम sklearn डॉट नेवर्स इंपोर्ट के नेवर्स क्लासीफायर और iris इक्वल टू लोड iris x इक्वल टू iris डॉट डेटा y इक्वल टू iris डॉट टारगेट। उसके बाद मॉडल बना लिया अपना के नेवर क्लासीफायर का यूज करके। मॉडल को फिट कर दिया, पूरा डेटा दे दिया, कोई ट्रेनिंग टेस्टिंग नहीं करी। फिर प्रिडिक्शन निकाल लिया इस डेटा का, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। उसके बाद एक्स दे दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स फंक्शन कॉल करा और एक्चुअल आउटपुट और प्रिडिक्शन वाला आउटपुट पास कर दिया। तो ये आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स इस तरह से बनकर आ गई। अब इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंटरप्रेट कैसे करना है वो देखो। तो ऐसे बना लिए माने, हाँ कर सकते हो, वो तो कर ही सकते हो। वैल्यू काउंट की जरूरत ही नहीं है, जब आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना ही रहे हो, सारा पिक्चर समझ में आ ही जाएगा इसमें। अब मान लो 3 क्लास है मेरे पास, ठीक है। सितोसा, सितोसा क्लास है, वर्सी कलर क्लास है, और वर्जिनिका क्लास है। मान लो ये 3 क्लासेस, तीनों क्लासेस मैंने यहाँ भी लिख दी, ठीक है। अब इन संख्याओं को यहाँ लिख देते हैं, 50, 0, 0, 0, 47, 3, 0, 2, 48, ठीक है। तो अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक क्लास को पॉजिटिव मानेंगे। तो मैंने क्या करा, सितोसा को पॉजिटिव माना, सितोसा क्लास को पॉजिटिव क्लास माना, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग क्लासेस थी उनको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्लास हो गई, और ये दोनों कैसी होंगी हमारी, कलेक्टिवली नेगेटिव क्लास हो, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए ये पॉजिटिव क्लास हो गई और ये दोनों कैसी हो गई हमारी, नेगेटिव क्लास है। इसमें क्या करना होगा, हमें हर क्लास को एक बार पॉजिटिव मानना है और बाकियों को नेगेटिव मानना है। तो मल्टी क्लास में क्या होगा, किसी भी क्लास को एक को पॉजिटिव मानो, बाकियों को आपको नेगेटिव मानना है, तो कई बार हमें ऐसा मानना होगा। अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि ये आपका, ये एक काम करते हैं, जैसे हम कल कर रहे थे उसी मैनर में ही अपना लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं वैसा ही मैंने कर दिया।
तो जो पहले आएगी उसे नेगेटिव मान लेते हैं। मान लो इसको नेगेटिव मान लिया मैंने, और बाकियों को पॉजिटिव मान लिया। तो जो आपने कल सीखा था वैसे ही मान लो, अलग नहीं कर रहे। ये नेगेटिव और बाकी दोनों पॉजिटिव। ठीक है। अब अगला काम क्या होगा वो देखो। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने नेगेटिव को नेगेटिव, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रू नेगेटिव कहलाएगा ना, नेगेटिव क्लास मान रहे हैं इसको, तो ये ट्रू नेगेटिव हो गया। ये दोनों ही मिलकर क्या कहलाएंगे, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है। चलो, अब आपसे कहा जाए ये ये वाला जो आपका ये पॉजिटिव, यानी कि ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, ट्रू पॉजिटिव। और ये 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 और ये, एक दो तीन चार, ये सेल क्या कहलाएंगे, फॉल्स नेगेटिव। चेक करो, ये वाला सैंपल, ये दोनों थे पॉजिटिव में एक्चुअल में, और प्रिडिक्शन में किसके दे दिए, नेगेटिव क्लास के। ये दे दिए किसके, नेगेटिव क्लास के। यानी कि सिर्फ ये दोनों होंगे, ये दोनों हो गए फॉल्स नेगेटिव। और ये क्या कहलाएगा, चारों ही ट्रू पॉजिटिव कहलाएंगे। सही कह रहे हैं, ये चारों ही क्या कहलाएंगे, ट्रू पॉजिटिव कहलाएंगे। चारों ही ट्रू पॉजिटिव कहलाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से इसको इंटरप्रेट हमें यहाँ पर करना होगा। अब आसान तरीका इसका मैं ये बताता हूँ कि ये क्लास सतोसा यानी क्लास जीरो, ये क्लास वन, ये क्लास टू, क्लास जीरो, क्लास वन, क्लास टू। अब मैं आपसे कहूँ कि प्रिसिशन ऑफ क्लास जीरो निकालो, बताओ। प्रिसिशन ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू ट्रू प्रिडिक्शन ऑफ दैट क्लास बाई मॉडल, कितने हैं, 50, डिवाइडेड बाई टोटल प्रिडिक्शन ऑफ दैट क्लास बाई मॉडल। यानी कि दिस थिंग, ये टोटल प्रिडिक्शन है भाई, ये एक्चुअल है ट्रेनिंग में, और ये आपका प्रिडिक्शन है। तो कितना हो गया, 50/50। यानी कि क्लास जीरो का प्रिसिशन कितना आ गया, एक आ गया, नहीं 100% हो गया। रिकॉल ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू ट्रू प्रिडिक्शन ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल्स गिवन टू मॉडल इन ट्रेनिंग। नंबर ऑफ सैंपल्स गिवन टू मॉडल इन ट्रेनिंग। तो क्लास जीरो के कितने सैंपल दिए थे मैंने मॉडल को, ये वाला 50 प्लस जीरो प्लस जीरो, तो ये भी कितना हो गया। यानी कि क्लास जीरो के लिए अगर मैं प्रिसिशन और रिकॉल निकालूं तो कैसा आ गया, एक एक आ गया पूरा। अब ऐसे मुझे बताओ, प्रिसिशन ऑफ क्लास वन क्या आएगा, प्रिसिशन ऑफ क्लास टू क्या आएगा। प्रिसिशन ऑफ क्लास वन, हाँ बताओ, प्रिसिशन ऑफ ए क्लास कैसे निकालते हैं, ट्रू प्रिडिक्शन ऑफ दैट क्लास। तो मुझे बताओ क्लास वन के ट्रू प्रिडिक्शन कहाँ है। हाँ, तो संख्या क्या है उसकी,
क्लास वन कौन सी है? 047 2 में ये बताओ, ट्रू प्रिडिक्शन क्लास वन का कौन है? ये है, ये है, ये है, तीनों है। किसी भी क्लास का मॉडल ने जो प्रिडिक्शन दिया है और वो उसी क्लास का सैंपल था एक्चुअल में भी, वो क्या कहलाता है? उसका ट्रू प्रिडिक्शन ही, उसका टीपी कहलाता है। बताओ क्या है यहाँ पे? 47 डिवाइडेड बाई उस क्लास के टोटल प्रिडिक्शन बाई मॉडल। अब बताओ, रिकॉल ऑफ क्लास वन क्या होगा? उस क्लास के टू ट्रू प्रिडिक्शन कितने थे? डिवाइडेड बाई उस क्लास के सैंपल्स जो मॉडल को ट्रेनिंग में दिए गए थे। 47 + 3। प्रिसिशन ऑफ क्लास वन, रिकॉल ऑफ क्लास वन। अब बताओ, रिकॉल या प्रिसिशन ऑफ क्लास टू क्या होगा और रिकॉल ऑफ क्लास टू क्या होगा? और ये अब अगर मैं क्वेश्चन स्कोर निकालूं, आ गया। प्रिसिशन क्लास जीरो का 1, क्लास वन का 95 और क्लास टू का 94। रिकॉल, रिकॉल स्कोर 1, 94, 96। कहाँ है? चलो दिखाओ, एरर दिखाओ कहाँ है। तो इस तरह से चाहे क्लास तीन हो, चाहे चार हो, चाहे कितनी भी हो, आसानी से समझ सकते हैं। उसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स को तीन बनाना पड़ेगा, हर क्लास की अलग अलग। यानी कि वो जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स थी, उसको आपको तीन बार समझना पड़ेगा। एक बार नेगेटिव क्लास आपकी वो होगी, बाकी पॉजिटिव हो गई। अगली बार नेगेटिव क्लास किसी और को मानेंगे, बाकी सब पॉजिटिव। तीसरी बार नेगेटिव एक को, बाकी सब पॉजिटिव, ऐसे करके। हाँ, जहां भी एर जो बची हुई क्लास है वो सारे ऐड हो जाएंगे हमारे। देखो, इसको चलाओ क्रोम पे। माइक्रोसॉफ्ट एज पे चलेगा नहीं, सही।
कंप्यूटर का डिफॉल्ट ना, क्रोम करो, उस पर देखो एक बार। इंडिविजुअल। यहाँ से लगा देखो नाकोंडा फॉर्म्स। फिर अब हो गया आपका। कुछ और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे थे इसमें क्या? एनाकोंडा अनइंस्टॉल करके दोबारा करना पड़ेगा तभी चलता है। इससे पहले वाली अप्रोच भी यही थी। मान लो इसको आपने नेगेटिव क्लास मान लिया, इन दोनों को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है? तो अब अगर आप प्रेसिशन निकालोगे क्लास जीरो का, है ना, यानी नेगेटिव क्लास का, तो ये हो गया दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, यानी कि ये तीनों आपके जुड़ जाएंगे, ठीक है? और रिकॉल निकालोगे तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस, तो इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलेंगे फिर? फॉल्स पॉजिटिव। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? गलती से नेगेटिव क्लास के आ गए थे पॉजिटिव, तो अब फार्मूला आपका वही हो रहेगा, दिस वैल्यू, यानी कि ये हो गया आपका ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव, तो जीरो क्लास के लिए अगर हम फोकस कर रहे हैं तो जीरो क्लास का प्रेसिशन कैसे निकालेंगे? ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। और अगर रिकॉल निकालेंगे तो ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाई ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो एक ही बात पड़ रही है। अब अगली बार में आप क्या करोगे? मान लो इसको नेगेटिव क्लास आपने मान लिया,
और ये नेगेटिव क्लास हो गई आपकी, बाकी दोनों पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो ये ट्रू नेगेटिव हो गया। अब ये ट्रू नेगेटिव है, तो ट्रू नेगेटिव, उसके बाद अगर इसका वो निकालना है प्रिसीशन, तो अब ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये तीनों वैल्यू। अब बताओ, ये जो हमारी दोनों वैल्यू हैं, ये क्या कहलाएंगे इसके लिए? ये दोनों सैंपल थे किस क्लास के? पॉजिटिव के, लेकिन किसके इसने प्रिडिक्ट कर दिए? नेगेटिव। तो ये हो गया एफ एन, ये आपका हो गया एफ एन। इसी तरह से हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को 3 बार विजुलाइज करेंगे। हम्म? तो हर क्लास का अलग अलग निकाल रहे हैं ना हम, तो सेम ही आएगा। जो अभी हमने यहाँ पर निकाला है वही तो सेम है, वो अलग थोड़ा ना है। हर क्लास का अलग अलग आ जाए, हर क्लास का अलग अलग तो वैसे ही आ रहा है। प्रिसिशन और रिकॉल कोई एक थोड़ा ना होता है, हर क्लास का अलग अलग निकलता है ना। हाँ, जिसको अलग रखा है उसको फोकस करेंगे फिर, है ना? तो इस तरह से हर क्लास जो अलग रख रहे हैं उसी का हम प्रिसिशन, उसी का रिकॉल, तो अगली बार क्लास बदल देंगे इसलिए, क्योंकि पहली का तो हम निकाल चुके हैं। इस तरह से। नहीं देखो, चाहे मैट्रिक्स कितने बाई कितने की हो जाए, अब मैं आपसे कहूँ मैट्रिक्स इतनी बड़ी है, तो जो अभी मैंने आपको तरीका बताया ये कभी फेल नहीं होगा आप। अब मान लो 4x4 की है। ठीक है, अब मान लो क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब आप ये भूल जाओ नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप ये ध्यान रखो कि हर क्लास का प्रेसिजन, हर क्लास का रिकॉल निकालना है मुझे। अब क्लास 0 का निकालना है प्रेसिजन, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। मुझे निकालना है प्रेसिजन क्लास 1 का, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। मुझे निकालना है प्रेसिजन क्लास 2 का, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। निकालो, कितने का भी निकालो। नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में पड़ जाओगे तो कंफ्यूज होते रहोगे। जब हम बाइनरी क्लासिफिकेशन में, तब तक तो वो कहानी सही है, लेकिन जैसे ही आप 3 4 5 क्लास में पहुंच जाओ तो नेगेटिव पॉजिटिव करो, लेकिन कैसे करोगे? बाइनरी में ही कन्वर्ट करके करोगे, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा समझने में। इस वाली अप्रोच में यह है कि आपको क्लियर पता है कि जिस क्लास का प्रिसिशन निकालना है, उस क्लास का ट्रू प्रिडिक्शन डिवाइडेड बाई टोटल प्रिडिक्शन ऑफ दैट क्लास। रिकॉल निकालना है किसी क्लास का, मान लो क्लास 2 का रिकॉल निकालना है, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। किसी का भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब क्लियर रहता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। एकदम नीट एंड क्लीन अप्रोच है ये। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में पड़ जाओगे तो कंफ्यूज होते जाओगे, बाइनरी क्लासिफिकेशन तक वो सही है। कौन? हाँ, सिंथेटिक सिंपल जो स्मूथ टेक्निक है वो तो अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने की टेक्निक है, वो तो करेगी करेगा। जो सबसे ज्यादा सैंपल वाली क्लास होगी उसके इक्विवेलेंट बाकी सारी क्लास के सैंपल बना दिए जाएंगे, चाहे तीनों, चाहे चारों, चाहे पांचों। मेजोरिटी को फोकस करके ओवर सैंपलिंग करी जाती है माइनॉरिटी की। ठीक है? चलो, क्लासिफिकेशन का ऑलमोस्ट पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के बाद अगला आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे,
जो टारगेट है वो कोई भी रियल वैल्यू आपका होगा। टारगेट इज ए रियल वैल्यू। टारगेट की क्लास आपकी नहीं होती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल, मैंने इंपोर्ट करा डेटा एक। ये डेटा है मेरे पास, इसमें एक्सपीरियंस है ये, और ये हमारा सैलरी है। तो अब रिग्रेशन के लिए जो हम अपना डेटा लेकर आते हैं, मॉडल ट्रेन करते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम sklearn डॉट, एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है लीनियर अंडरस्कोर मॉडल के अंदर लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन जो एल्गोरिथम है वो हमारा क्या करती है, रिग्रेशन की प्रॉब्लम को ट्रेन करने के लिए यूज होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, मॉडल बनाया अपना, और लिख दिया यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन, और इसमें आप अपना एक्स वाई पास कर दीजिए निकाल कर। मॉडल को फिट कर दीजिए। अब अगर आप मॉडल से प्रेडिक्ट कराएंगे, और मैंने कहा मॉडल बताओ भाई, अगर किसी का एक्सपीरियंस 20 साल है तो उसकी सैलरी क्या होगी। डेटा सेट को समझिए क्या है, ये डेटा सेट में दो कॉलम है। इसमें एक कॉलम को हम फीचर मान रहे हैं, ये एक ही फीचर है, और ये मेरा टारगेट है। अब आप एक कंपनी में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज हो सकते हैं जिनकी सैलरीज आपको बताई गई हैं, कि किसी का एक्सपीरियंस इतना है तो सैलरी इतनी है, एक्सपीरियंस अगर इतना है तो सैलरी इतनी है, ये इतना है। अब आपको इस डेटा से एक मॉडल ट्रेन करना है, और वो मॉडल इस तरह से ट्रेन होना चाहिए कि अगर मैं ये पूछूं कि इसी तरह से अगर किसी का एक्सपीरियंस 20 साल है तो उसकी सैलरी क्या हो सकती है, जबकि 20 साल वाला डेटा इसमें कहीं नहीं है। ठीक है। तो मैंने मॉडल ट्रेन कर दिया, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज करते हैं रिग्रेशन डेटा के लिए, कि नेवर क्लासिफिकेशन सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है। ठीक है। तो अब मैंने मॉडल को कहा, मॉडल बताओ 20 साल एक्सपीरियंस तो सैलरी कितनी आएगी। इसने कहा 2,14,791। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो क्या कराती है, रिग्रेशन की प्रॉब्लम हमारी कहलाती है। ठीक है। अब होता क्या है, कैसे प्रिडिक्ट मेथड काम करता है हमारा, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो क्या है। और सर इसमें क्या ट्रेनिंग टेस्टिंग नहीं होती है, ट्रेनिंग टेस्टिंग अगर इसमें होती है तो क्या इसमें भी मॉडल का बेस्ट फिट अंडर फिट वाला पॉइंट आता, हमने कहा वो सब आता है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो डेटा आपने बनाया एक्स और वाई, इसको डायरेक्ट मॉडल को ना देकर पहले मैं चेक करूंगा ट्रेनिंग टेस्टिंग में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए वही सेम कोड है, कुछ नया नहीं करना है। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, लेकिन जो नया है वो मैं सिखाऊंगा आपको भी। तो मैंने यहाँ पर कर दिया एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कोमा वाई, रैंडम स्टेट इक्वल टू मैंने कुछ भी कर दिया। मॉडल बनाया लीनियर रिग्रेशन का यूज करके,
मॉडल को फिट कर दिया ट्रेनिंग डेटा के साथ। अब रिग्रेशन मॉडल में जब हम लोग जाते हैं तो एक्यूरेसी स्कोर नहीं निकालते। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, F1 स्कोर, प्रिसिशन स्कोर, रिकॉल स्कोर, ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन में निकलते हैं। रिग्रेशन में ये सब आपका नहीं निकलता है। तो रिग्रेशन में क्या निकलता है? रिग्रेशन में एक स्कोर होता है जिसका नाम है R स्क्वायर, या R2 के नाम से भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो R2 स्कोर या R स्क्वायर आप निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट। अच्छा, मान लो मैं नहीं पता था, मैंने तो एक्यूरेसी स्कोर ही निकाल दिया। तो मैंने क्या करा? प्रिडिक्शन करा ट्रेनिंग का, प्रिडिक्शन अंडरस्कोर ट्रेन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, और यहाँ पर प्रिडिक्शन कर दिया टेस्ट का, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और ये टेस्ट डाल दिया। अब मैंने एक्यूरेसी स्कोर निकाला और यहाँ डाल दिया वाई अंडरस्कोर ट्रेन और प्रिडिक्शन अंडरस्कोर ट्रेन। एरर आ गई क्योंकि ये रिग्रेशन का टारगेट है। रिग्रेशन का टारगेट एक्यूरेसी स्कोर से चेक नहीं किया जाता, तो फिर किससे चेक किया जाएगा? R स्क्वायर से। इसमें सेम पैटर्न पे पास करेंगे, वाई ट्रेन और प्रिडिक्शन ट्रेन। आगे इसको ऐसे ही आप किसका निकालोगे? R स्क्वायर किसका निकालोगे? टेस्टिंग का, वाई टेस्ट प्रिडिक्शन अंडरस्कोर। फीचर स्केलिंग नहीं है अभी। अब क्या करो, इस प्रोग्राम को आप बनाओ विद फीचर स्केलिंग। मैंने बना दिया। अब इस प्रोग्राम को आपको फीचर स्केलिंग के साथ बनाना है। बना के देखो, ये थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा आपका स्कोर। सेम करो, फीचर स्केलिंग करो, फिर ट्रेनिंग। फीचर स्केलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, जो आप तक हमने सीखा था सेम वही तरीका यूज करना है। ठीक है, फीचर स्केलिंग करो, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल दोबारा बनाओ, और उसके बाद फिर से ट्रेनिंग टेस्टिंग का प्रेडिक्शन करो, फिर इस R2 स्कोर निकल के देखो, डिफरेंस शायद आपको फील होगा। निकालो, मैं आता हूँ 5 मिनट में भी। अब बनाओ इसे स्केलिंग के साथ। पड़ रहा है सिंगल फीचर अगर हमारे डेटा में है तो शायद स्केलिंग का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ता। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं प्रिडिक्शन कराता हूँ मॉडल से, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पर अपना सिंगल फीचर पास करा, मान लो 15, कह रहा है 1,67,000 आएगी। अब क्वेश्चन आता है कि लीनियर रिग्रेशन के पीछे गणित क्या चलती है? तो लीनियर रिग्रेशन के पीछे चलता है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन
गणित में कभी पढ़ी होगी आपने, क्या पढ़ी है बताओ? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसी चीज को मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन यूज करती है, जिसको आप वाई कहते हैं उसको वो प्रिडिक्शन कहती है। प्रिडिक्शन इज इक्वल टू एम ऐसे ही रहेगा, और एक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, फीचर, मल्टीप्लाई बाई जो आपका फीचर है वो, चलो इसको हम एक्स ही मान लेते हैं। सी सी ही रहता है, यानी कि सिर्फ वाई को हम क्या मानते हैं, यहाँ पर प्रिडिक्शन मानते हैं। अब एक्स क्या है, हमारा फीचर, एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दैट फीचर, या इसको वेट भी कहते हैं मशीन लर्निंग की भाषा में, वेट ऑफ फीचर। सी क्या है हमारा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, सी इंटरसेप्ट होता है। अब जब आप प्रिडिक्शन करते हैं, मॉडल से कहते हैं मॉडल प्रिडिक्ट करो, तो ये आपका क्या बन जाता है, फीचर, यानी कि आपको एक्स पता है। अब बताओ, अगर आपको एक्स पता है तो मॉडल को प्रिडिक्ट करने के लिए हमने एक्स दे दिया। अब मॉडल को दो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, किस किस का, एम और सी का। अब जो हमारा मॉडल है ये कहता है कि आपने मुझे जो फिट करा है ना, आपने मुझे जो फिट किया है, तो इस फिट के टाइम पर मेरा काम यही है, आपने मुझे जो डेटा दिया है, इस डेटा से एम और सी की वैल्यू को लर्न करना, एम और सी की वैल्यू को सीखना। तो जो आप ट्रेनिंग में डेटा देते हैं, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम उस ट्रेनिंग डेटा से, यानी कि ये जो डेटा है अगर इसको आप ट्रेनिंग डेटा मान लेते हो, तो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम इस डेटा से लर्न करती है वैल्यू ऑफ एम एंड सी, और उसके बाद फिर लाइन की इक्वेशन लगाकर आपका प्रिडिक्शन देने वाला काम करती है। एम जो आपने डेटा से सीखा, उसके बाद एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू जो आपने फीचर दिया था प्रिडिक्ट कराने के लिए वो हो गया, सी ये हो गया। हाँ, सारी प्रिडिक्शन के लिए एम और सी क्या होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। हर बार एक्स आप बदलो, जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि भाई 15 के अलावा 20 साल में बताओ, तो इसके लिए भी प्रिडिक्शन जो आया होगा उसमें एम और सी की वैल्यू वही होंगी जो मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा से सीखी है। अब इस मॉडल से आप जितने भी प्रिडिक्शन कराएंगे, सिर्फ आप उन्हें वो एक्स बता रहे हो, हर बार एम और सी की वैल्यू जो ट्रेनिंग डेटा से उसने सीखी है वही हमारी रहेंगी। एम और सी की वैल्यू हम मॉडल से पूछ सकते हैं बिल्कुल, और हम खुद भी करेंगे। देखो, तो अगर हम मॉडल से पूछूं, मॉडल बताओ आपने एम और सी की वैल्यू क्या रखी, कैसे पूछेंगे, मॉडल डॉट कॉफिशिएंट अंडरस्कोर। तो मॉडल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कॉफिशिएंट अंडरस्कोर, एक वेरिएबल है, इससे वो क्या निकालता है, कॉफिशिएंट, यानी कि एम, ये एम की वैल्यू आ गई। और अगर इंटरसेप्ट पूछना है तो ये सी की वैल्यू आ गई। तो ये आपका एम की वैल्यू हो गई, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। फिर आप इसे प्रिंट कराएं या कुछ भी करें, और फिर ये आपका सी की वैल्यू होगी। हाँ, एम सिंगल है, लिस्ट में क्यों आ रहा है, मान लो दो फीचर हो गए तो, फीचर दो भी तो हो सकते हैं, सोचो। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो डेटा होता वो ऐसा होता, यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, और ये उसके प्रोजेक्ट्स हैं, उसने अब तक कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, 5 प्रोजेक्ट, 6 प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट, 5 प्रोजेक्ट, और ये सैलरी है। हाँ, तो अब प्रिडिक्शन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लाइन के लिए, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस सी। तो इंटरसेप्ट एक ही रहेगा, लेकिन जो कॉफिशिएंट है वो हर फीचर का अपना अपना आएगा। तो इस तरह से लिस्ट में रखकर दे रहा है, चाहे वो एक हो चाहे दो, वो हमेशा लिस्ट में रखकर ही देगा।
ठीक है। अब जब रिग्रेशन सिंगल फीचर के साथ हम यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं सिंपल रिग्रेशन। और जब रिग्रेशन को मल्टीपल फीचर के साथ यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है, हमारा सिर्फ सिंगल फीचर की बात करी जाती है। ठीक है। और मल्टीपल रिग्रेशन का मतलब हो गया जैसे मल्टीपल फीचर्स हमारे। ठीक है। अब सर ये बताओ, अगर आपकी बात सच है, अगर हमें एम और सी पता चल गया तो हम खुद निकाल लें। ये एक्स हो गया, है ना, तो अब खुद निकाल लो। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर प्रिडिक्शन इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी आई है ये लगा लो, इनटू एक्स, एक्स कितना है 15, प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी आएगी है। और अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूं, कितनी आई, 1,67,066। सेम आ रही है। मतलब प्रिडिक्ट मेथड अपने अंदर से लाइन की इक्वेशन यूज कर रहा है, तभी तो हमारा वाला आंसर और उसका जो आंसर प्रिडिक्ट वाला था सेम आ गया। अब ये बताओ, अगर आपसे मैं ये कहूं कि एम और सी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी आ जाए तो फिर मुझे मॉडल बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही सारे काम कर लूंगा। भाई अब क्या यही तो बचा कि मॉडल ने एम और सी की वैल्यू सीखी कैसे, मतलब आप आखिरी क्वेश्चन मुझसे ये पूछेंगे कि सर ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, और ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, इंटरसेप्ट वाली, ये और बता दो, काम खत्म। है ना। तो अब इसके पीछे एक गणित होती है। अब गणित की दुनिया में आप एंटर और ज्यादा डीपली करेंगे। स्टैटिस्टिक्स है, पूरी स्टैटिस्टिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, खुद से एम और सी की वैल्यू आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये जो एम और सी की वैल्यू आई है ये किस डेटा से आई है, हमारी ट्रेनिंग डेटा जो मैंने दिया था इस वाले से आई है। गणित का फार्मूला है, रटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कहीं सेव कर लिया है। आप इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं एम और सी की वैल्यू निकालने के। सी को हम कई बार बी भी कहते हैं। ठीक है, सी या बी एक ही बात है। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है। पहले वाले तरीके को हम यूज कर लेते हैं। पहले वाले तरीके में क्या होता है, हमारा जो एक्स के ऊपर बार लगा हुआ है इसको बोलते हैं मीन, एक्स मीन, वाई मीन। मैं काम करता हूँ और इम्प्लीमेंट करता हूँ। पहले क्या करो, पहले निकाल लो एक्स मीन। तो हमारा एक्स मतलब एक्स ट्रेनिंग वाला था, एक्स ट्रेन डॉट मीन। मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, मान लो इसका नाम कर दिया एक्स मीन। ठीक है। और क्या निकालना है, और निकालना है वाई मीन। वाई मीन इक्वल टू जो वाई ट्रेन था इसका मैंने मीन निकाल लिया। फिर फार्मूले में क्या निकालना है, एक्स मीन का स्क्वायर, एक्स मीन स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दूं, एक्स मीन पावर 2। फिर वाई, नहीं ध्यान से, एक्स स्क्वायर का मीन, तो क्या निकालो, एक्स स्क्वायर निकालो। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स ट्रेन की पावर 2, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो आया उसका भी क्या निकाल लो, मीन। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया उसका भी मीन निकाल लो, एक्स स्क्वायर मीन इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट
मीन। अब कौन सा रह गया, एक रह गया, एक्स इंटू वाई, उसका मीन। तो पहले एक्स इंटू वाई करो, यानी कि एक्स ट्रेन, कौन, कहाँ पे, ये बीच में डॉट ही है, यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख नहीं रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई है। क्या कह रहे हो, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर का मीन ही निकालोगे, इसे तो खाली स्क्वायर आया, अब उसका मीन निकाल के इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, एक्स ट्रेन इंटू वाई ट्रेन। अब इन दोनों का भी क्या निकालना है मुझे, इन दोनों का भी मीन। ठीक है, तो पहले एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स वाई वेरिएबल बना लिया कोई, फिर एक्स वाई मीन, तो एक्स वाई इंटू मीन। अब ये सब कर लिया, अब थोड़ा देखते हैं। तो अब फार्मूला क्या था, एक्स मीन माइनस एक्स मीन इंटू वाई मीन, एक्स मीन इंटू वाई मीन, ब्रैकेट में लिख दो, माइनस क्या था, एक्स वाई मीन, इस पूरे को ऊपर आ गया, भाग कर दो, किससे भाग करनी है, एक्स मीन स्क्वायर, एक्स मीन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन। इससे जो कंप्यूट होकर आएगा वो हमारा एम होगा। सबको सही कराएगा, गलत नहीं हुआ है हमसे तो मैच हो जाएगा, वरना फिर दोबारा दिमाग लगाओ, हो गया गलत। एम की वैल्यू जीरो आई है, देखो कहाँ गलत करा, एक्स ट्रेन डॉट मीन, वाई ट्रेन डॉट मीन, फिर एक्स मीन का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का मीन, एक्स स्क्वायर का मीन, फिर एक्स वाई, यानी एक्स इंटू वाई, और फिर एक्स वाई का मीन। निकाला तो सारा सही है, कहाँ गलत कर दिया, एक्स मीन इंटू वाई मीन माइनस एक्स वाई मीन डिवाइडेड बाई एक्स मीन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मीन। लिखा तो सही है, क्या गलत है बताओ, एम की वैल्यू जीरो आ रही है यार हमारे। चलो, अब एक एक काम करते हैं, एक एक वैल्यू को अलग अलग प्रिंट करते हैं, एक्स मीन को अलग प्रिंट करो, ये आया 5.55। ठीक है, अब वाई मीन को पकड़ जाएगी गलती, ये इतना आया, ये मुझे सही लग रहा है, एक्स मीन का स्क्वायर, एक्स मीन 5 आ गया, इसका स्क्वायर कितना आएगा, पचम 25, 25 26 के आसपास आना चाहिए, एक्स मीन का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर का मीन, एक्स स्क्वायर का मीन आ गया 38, ये भी सही है, फिर एक्स वाई, इसी में गड़बड़ लग रहा है मुझे, यही गड़बड़ हो गया देखो, एक्स
और वाई, ये गड़बड़ हो गया। अब क्यों गड़बड़ हुआ है ये एक बार चेक करते हैं। ये हो गया एक्स ट्रेन इंटू वाई ट्रेन। हाँ, नहीं डॉट प्रोडक्ट नहीं, ये कुछ और हो गया है। चलो पहले एक बार ना एक्स ट्रेन को अलग प्रिंट करते हैं, इंटू वाई ट्रेन। अब इसकी मल्टीप्लाई करें वाई ट्रेन से, तो हर वैल्यू की मल्टीप्लाई सेम वैल्यू से होनी चाहिए। रुको रुको रुको, ध्यान से देखो, वाई ट्रेन एक्स ट्रेन अपने आप में 2D एरे है। तो इसको क्या करो, पहले 1D एरे में ले आओ ऑल रोज, और एक ही कॉलम है जीरो इंडेक्स का। अब करो इसकी मल्टीप्लाई वाई ट्रेन से। अब सही हो गया, यहाँ पर गलती पकड़ी गई। तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये एक्स ट्रेन अपने आप में 2D एरे है, इसलिए दिक्कत आ रही है। अब करो, कर दिया। अब आ गया देखो तुम फर्स्ट क्लास। 9371। अब सी की वैल्यू निकालो, कैसे आएगी सी की वैल्यू? बाई मीन माइनस एम इंटू एक्स मीन। ये सी की वैल्यू आ गई 26,490। चेक करो, एम की वैल्यू 93 और ये 26,490। आ गया फर्स्ट क्लास। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम का यूज ही ना करूं, तब भी मैं खुद से काम कर लूंगा। लीनियर रिग्रेशन अपने अंदर कैसे काम करती है मेरी समझ में आ गया। लेकिन ये सिंगल फीचर पे तो आसान है समझना, लेकिन जब एक से ज्यादा फीचर हो जाएगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ऐसे निकालना बार बार। सबके M1, सबके M2, M3 से खुद खुद निकालो, कहाँ तक निकालोगे। लेकिन एक आइडिया लग गया कि हाँ, कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम रिग्रेशन के लिए मॉडल ट्रेन करती है, और प्रिडिक्शन करने के लिए फिर लाइन की इक्वेशन का यूज करती है। ठीक है, जिसमें एम और सी की वैल्यू उसे निकालनी है, और एम और सी की वैल्यू निकालने के लिए वो स्टैटिस्टिक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है मेन मीन वाला, इसका यूज करती है। न्यूरल नेटवर्क से पहले ऐसे ही होता था। ये टेक्निक ठीक ठाक है अगर आपका डेटा साइज में कम है, लेकिन अगर आपका डेटा साइज में बहुत ज्यादा है, तो लीनियर रिग्रेशन का ये तरीका फेल हो जाता है, और फिर उसमें न्यूरल नेटवर्क लगते हैं। वो क्या है वो सब जब आगे पढ़ोगे तब देखेंगे। क्लासिफिकेशन से आसान है, मतलब देखो ये तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप आसान बोलोगे, मुश्किल बोलोगे, क्या बोलोगे, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। बाकी ऐसा नहीं है कि चीजें आसान है या मुश्किल है। नंपाई आना चाहिए, पांडास आना चाहिए। नंपाई पांडास आता है तो पढ़ लोगे, नहीं आता तो नहीं पढ़ोगे। अब आप देखो ना, 44 में 5 बच्चे हैं, कितने परसेंट हैं? 4 × 32, 4 × 36, 4 × 40, 12 × 4 = 48, 12%। 90%, 88% एबसेंट है क्लास में। और जब बैच शुरू नहीं होता तब सब हल्ला काट रहे थे, मशीन लर्निंग शुरू करो सर, मशीन लर्निंग शुरू करो। पावर बी दोबारा पढ़ा दिया आपने, खत्म नहीं कर रहे हो सर। और जब शुरू कर दी तो 2 4 क्लास में आए, उसके बाद गायब। गायब की वजह गणित में इंटरेस्ट ना होना, दूसरी वजह घर पे टाइम ना दे पाना, ऑफिस में इतना काम है, फैमिली में इतना काम है, 20 बच्चे हैं हमारे। तो समस्याएं सबके साथ हैं, आपके साथ थोड़ी ना है। घर पे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो यही हाल हो। बहरहाल मेरा काम तो कोर्स खत्म करना है, मुझे तो कोर्स खत्म करना ही है। तो लीनियर रिग्रेशन से कैसे हम काम करते हैं ये हमारी समझ में आ गया। अब सर एक काम करो, एक दूसरा डेटा हमें लोड करके दिखाओ जिसमें मल्टीपल फीचर। एक है salary_2 variable.csv। अब इसमें आपके कितने फीचर हैं? 2।
एक्सपीरियंस और जेंडर और सैलरी। लेकिन सर इस बार पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जेंडर फीचर को इनकोड करना पड़ेगा। क्योंकि सोचो, ये x1, ये x2, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके कॉफिशिएंट से हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब फीचर न्यूमेरिक तो होनी ही चाहिए, क्लासिफिकेशन में हो चाहे, क्योंकि पीछे गणित चलती है। गणित का मतलब गुणा भाग स्क्वायर स्क्वायर रूट ये सब निकलते रहते हैं। ये तभी निकलेंगे जब नंबर होंगे। ठीक है, तो अब मैं फटाफट कर देता हूँ, टाइम नहीं लगाते ज़्यादा। डी एफ डॉट जेंडर इज इक्वल टू डी एफ डॉट जेंडर डॉट मैप, और मैंने यहाँ पे मैप कर दिया ईमेल। ईमेल को मैंने 0 कर दिया, और मेल को मैंने बंद कर दिया। अब ध्यान से देखो, जब आप फीमेल को 0 कर दोगे, तो फीमेल जब फीचर आएगा, उसकी मल्टीप्लाई उसके कोफिशिएंट से होगी, तो उसका तो कोई रूल बचा ही नहीं फिर। क्योंकि 0 की गुणा किसी से कर दो, वो क्या रहेगी, वही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें स्केलिंग कर दूं, तो शायद थोड़ा सही हो सकता है ना। तो शायद पॉइंट में कुछ आ जाए, देखते हैं क्या होता है। 0 वाला फिर भी 0 ही शायद मुझे लगता है रहेगा, देखते हैं फिर भी, चलो क्या आता है। तो मैंने ये कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें मैंने स्टैंडर्ड स्केलर लगा दिया, फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, एस सी इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर। और यहाँ पर अभी ट्रेन टेस्ट उधर निकाला, निकाल लेते हैं। तो हम पूरे डेटा को एक ही मान लेते हैं, ट्रेनिंग डेटा है ना, टेस्टिंग वेस्टिंग छोड़ते हैं। तो x इक्वल टू डी एफ डॉट आई लॉग -1 डॉट वैल्यूज, y इक्वल टू डी एफ डॉट आई लॉग -1 डॉट वैल्यूज, एस सी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, और ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पास कर दिया। मॉडल बनाया लीनियर रिग्रेशन से, मॉडल डॉट फिट कर दिया x, y। अब अगर मैं मॉडल से पूछूं, मॉडल बताओ कोफिशिएंट्स क्या क्या निकाले, मॉडल बताओ इंटरसेप्ट क्या निकाला। ठीक है, अब अगर मैं मॉडल से कहूँ, मॉडल अगर मेरे पास कोई एक सैंपल है जिसमें एक्सपीरियंस है 15 साल, और वो मेल है, तो बताओ वो कौन होगा। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है, सही कर दिया गलत कर दिया, गलत। क्योंकि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस सैंपल का ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, सीधे सीधे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके दे देता हूँ। क्या था, एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म, और सैंपल अब मैंने प्रिडिक्ट को नहीं दिया है, सैंपल मैंने स्केलर के ट्रांसफॉर्म को दिया है। वहां से जो वापस आएगा वो जाएगा प्रिडिक्ट के पास। ठीक है, मेरे एनकोडिंग तो करी है मैंने, एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म, इसी से तो एनकोडिंग होगी। देखते हैं क्या कह रहा है। कुड नॉट कन्वर्ट, अच्छा 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 अच्छा, ये रह गया। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं मेल की जगह पर सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्यों एक लाइन और ज्यादा लिखें। सही है। और अगर यही चीज मैं करूं ईमेल के लिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, 1,66,000, 1,61,000। दो कॉफिशिएंट आए होंगे, एक इंटरसेप्ट आया, खुद से अपना लगाकर अपना निकाल सकते हो। लेकिन इस बार ध्यान रखना, जब खुद से फार्मूला लगाओगे तो इस पे मत लगा देना,
स्केलिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको एक वेरिएबल में रखना, उस पे लगाओगे फार्मूला, क्योंकि इस पे लगाओ तो फिर जीरो कर देगा, x2 m2। स्केलिंग के बाद जो डेटा बनेगा, बेटर है कि मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। संभाल के एक वेरिएबल में रख लो, मान लो वापस से मैंने सैंपल वेरिएबल में रख लिया, ठीक है। और अब ये सैंपल दो इसको, ठीक है। तो अब अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं कि सैंपल में क्या रिजल्ट आया था, क्या आया था, दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, जीरो नहीं है अब वो। तो जब भी आप लेवल इनकोडिंग करें तो जीरो से देना शुरू करते हैं, तो जिसको जीरो मिला है, जब वो आएगा तो वो उसको ओवरऑल जीरो कर देगा। भाई हम रिग्रेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोफिशिएंट से, ठीक है। चलो, अब अगर आपसे कहा जाए कि सर यहाँ तक तो सारी कहानी सही है, समझ में आ भी गई, अब मॉडल को हम चेक कैसे करें कि बेस्ट फिट में है या हमारा अंडर फिट है या ओवर फिट है। तो इस बार हम एक्यूरेसी स्कोर का क्या चेक करेंगे, आर स्क्वायर। ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में वही वेरिएंस बायस सब कुछ सेम चलेगा, कहीं कोई डिफरेंस आपका नहीं आएगा। लेकिन इस बार मॉडल को चेक करने के लिए एक टर्म और आता है जिसका नाम है लॉस। तो आपको क्या निकलेगा, आपको रिग्रेशन के मॉडल के लिए एक टर्म और दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉस कहते हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन के कई सारे हमारे पास क्या होते हैं, लॉस फंक्शंस होते हैं, लॉस फंक्शंस इन रिग्रेशन। तो एक हमारा कहलाता है एरर, एक कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, एक कहलाता है मीन स्क्वायर्ड एरर, एक कहलाता है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, यही है, बाकी एटसेट्रा लगा। सर ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो अब मेरे पास जो एक्चुअल वाई था वो ये था, ये किन किन सैंपल का वाई था, इन वाले का था, जिनका एक्स ये है, मतलब एक्सपीरियंस ये है, जेंडर ये है, एक्सपीरियंस ये है, जेंडर ये है। तो इस वाले सैंपल का एक्चुअल वाई ये था, इस वाले सैंपल का एक्चुअल वाई ये था। अब मैं क्या करता हूँ, मॉडल से कहता हूँ मॉडल प्रिडिक्ट करो इसी एक्स का, मतलब इसी एक्स का प्रिडिक्शन करो, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर हमारा, ये आ गया। तो अब ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ ये आउटपुट और इस आउटपुट में क्या डिफरेंस है, ये क्या है, ट्रेनिंग डेटा का ही प्रिडिक्शन, अनसीन डेटा का प्रिडिक्शन नहीं, ट्रेनिंग डेटा का ही प्रिडिक्शन। और बाई में क्या रखा हुआ है, ट्रेनिंग डेटा का एक्चुअल आउटपुट। अब जो लॉस टर्म आता है वो अब शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं होती, यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, लॉस वगैरह चेक करके मॉडल के बारे में और बेटर बता सकते हैं। तो एक आता है जिसको हम बोलते हैं, कहाँ पर, जब आप सिंगल फीचर पे स्लाइसिंग करते हैं कॉलम वाले पार्ट पे, तो हमेशा वो डेटा फ्रेम ही बनता है, मतलब 2D एरे बनेगा। और अगर कॉलम वाले पार्ट में सिंगल कॉलम सेलेक्ट कराए तो वो आपका सीरीज बनेगा। सिंगल फीचर, सिंगल फीचर
अगर डेटा फ्रेम में रख के डॉट वैल्यूज लगाओगे तो 2D एरे बनेगा, क्योंकि डेटा फ्रेम पे आपने लगाया डॉट वैल्यूज। और अगर आपका सिंगल फीचर आपके पास सीरीज था, उस पर डॉट वैल्यूज लगाया तो नंपाई 1D एरे बनेगा। देखो ऊपर वाली पिक्चर को दोबारा देखो, लेट पूछते हो बहुत, जब कहानी आगे बढ़ जाती है तब पूछते हो। अब फिर से मुझे एक खेल करना पड़ेगा, चलो यहाँ पर आ गए। अब मैंने यहाँ पे लिखा df डॉट आई लॉग कॉलन कॉमा -1 डॉट वैल्यूज, वैल्यूज हटा दो। रिजल्ट किस में आ रहा है? डेटा फ्रेम में आ रहा है, भले सिंगल फीचर है, बट मैंने रिजल्ट डेटा फ्रेम में लिया है। अब डेटा फ्रेम पे डॉट वैल्यूज लगाएंगे तो 2D एरे बनेगा। अगर मैं सिंगल फीचर को कॉलम पे स्लाइसिंग ना लगाकर डायरेक्ट फैच करता है ऐसे करके कि भाई मुझे सबसे पहला वाला फीचर दे दो, तो अब ये सीरीज बनकर आएगा। तो सिंगल फीचर अगर आप कॉलम वाले पार्ट पे एग्जैक्ट उसकी पोजीशन लिखते हैं तो सीरीज बनकर आता है। लेकिन अगर उस पर आपने स्लाइसिंग कर दी और स्लाइसिंग से भले ही वो सिंगल ही निकल कर आया, तो डेटा फ्रेम ही बनेगा फिर। अरे कंफ्यूजन होते सही है, लेकिन टाइम पर नहीं आते। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये वाई और ये वाई प्रिडिक्शन, एक बार दोबारा चेक कर लें बदल तो नहीं है कहीं। नहीं, ये सही है। मॉडल पहले वाले सैंपल को लेकर कितना इनएक्यूरेट है, ये अगर आपसे पूछे कोई कैसे बताओगे? पहले वाले सैंपल का एक्चुअल आउटपुट कितना? 41,000। मॉडल ने ट्रेनिंग ली और उसी सैंपल का मॉडल प्रिडिक्शन फिर क्या बता रहा है? 39,013। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या है? मॉडल की एरर इस पर्टिकुलर सैंपल के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एरर, या एक और टेक्निकल शब्द रेसिडुअल। तो एरर या रेसिडुअल का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड प्रिडिक्शन। क्या कहलाता है? उस पर्टिकुलर सैंपल में एरर या रेसिडुअल कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड प्रिडिक्शन फॉर ए सैंपल, किसी एक सैंपल। तो जो एरर है या रेसिडुअल है वो एक एक सैंपल का निकालोगे। इस सैंपल में कितनी है? इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी। अब मैं कहूँ सबकी एरर निकाल दो, सबके रेसिडुअल्स निकाल दो, तो कैसे निकालोगे? बाई माइनस प्रिडिक्शन, सबके एक साथ आ गए, क्योंकि दोनों नंपाई आ रहे हैं। दो नंपाई एरे को माइनस करते हो तो वो एलिमेंट बाई एलिमेंट माइनस हो जाती है। तो दिस माइनस दिस, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारे मॉडल में एरर कहलाएगी। एरर का मतलब होता है इंडिविजुअल सैंपल से मॉडल कितना पीछे या कितना आगे चला गया, इसे क्या बोलते हैं? एरर। अब अगर मैं आपसे कहूं एक एक सैंपल की एरर ना बताकर पूरे मॉडल में एरर बता दो कितनी है, तो क्या मन करेगा? एवरेज लेने का मन करेगा? एवरेज ले लेते हैं। हमने कहा एवरेज लेने से पहले जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे मॉडल को दो ही सैंपल मिले थे, एक सैंपल का एक्चुअल आउटपुट से डिफरेंस था -10, दूसरे सैंपल का डिफरेंस था 10। अब इनका एवरेज निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, कितना हो जाएगा ये? तो आप क्या बोलोगे? मॉडल में एरर ही नहीं है कोई। सोच पा रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ? मॉडल किसी सैंपल को ज्यादा बता रहा है, किसी सैंपल को कम बता रहा है।
अब इन दोनों, इन सबके इस तरह के डिफरेंस निकाले, तो कोई प्लस में कोई माइनस में। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो कहीं बैलेंस ना कर दें एक दूसरे को, जीरो ना आ जाए कहीं। जीरो ना भी आए लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो गलत ही है फिर, क्योंकि वो सब इंपैक्ट कर रहा है प्लस माइनस आपस में। तो अब यहाँ पर दो तरीके आपको सुझाए गए। पहला तरीका क्या सुझाया गया, अगर आप जो अभी एक एक सैंपल की एरर आई है उसका स्क्वायर कर लो, तो माइनस की स्क्वायर भी क्या होती है, पॉजिटिव। तो किसी ने क्या करा, इस एरर का स्क्वायर कर, हमने एरर का स्क्वायर कर लिया, पावर 2। अब एवरेज ले लो, अब एवरेज आप ले सकते हो। तो अब एवरेज कैसे लोगे, तो जो भी रिजल्ट आया क्या लगा दो उस पर, डॉट मीन। एरर को किसी वेरिएबल में स्टोर करो, तो ये क्या हो गई, स्क्वायर्ड एरर कह सकते हैं, स्क्वायर ER। अब इस स्क्वायर्ड एरर का भी क्या ले लो, मीन। तो ये क्या हो गई, मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर किसकी हो गई, पूरे मॉडल की एरर, पूरे मॉडल में इतनी एरर है। अब कोई क्या बोल रहा, सर ये संख्या बढ़ गई है बहुत। क्यों बढ़ गई संख्या ये, क्योंकि आपने हर सैंपल की एरर क्या करा था, स्क्वायर, जिसकी वजह से संख्या बढ़ गई। अब इसको वापस से नीचे लेकर आओ, क्या कर दें, अंडर रूट, स्क्वायर रूट ले लो। यानी कि जो स्क्वायर मीन आया था, इस मीन का भी क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैन्युअली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy एज np, और ऐसे लिखना पड़ेगा np डॉट sqrt। srqt लिख दिया, अब सही है। तो ये जो रिजल्ट आया इसे क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। रूट मीन स्क्वायर्ड एरर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RMSE, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है। और जो अभी आया ना, स्क्वायर करके आपने जो मीन निकाला, इसको हम क्या बोल सकते हैं, MSE। MSE मतलब मीन स्क्वायर्ड एरर, MSE। ये हो गया। तो MSE और RMSE एक ही बात है। MSE का स्क्वायर रूट ले लो तो RMSE बन जाता है, नंबर छोटा हो जाता है। तो पूरे मॉडल का अगर मैं लॉस देखना चाहूँ, तो मॉडल का लॉस या तो MSE से आप बताते हो या RMSE से बताते हो, एक ही बात है। अच्छा, किसी एक इंसान ने ये भी कहा कि भाई आपका जो डिफरेंस आया था, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव थी, तो आप डर रहे थे कि इनको जोड़ने पर डिसबैलेंस ना हो जाए, आपका डर खत्म कर देते हैं, नंबर छोटा भी रहेगा और डर भी खत्म हो जाएगा। इनका मोड ले लो, मोड वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। तो कैसे लें एब्सोल्यूट वैल्यू, ABS फंक्शन में इसको पास कर दो। अब सबके सब नंबर नंबर आ गए, साइन सब कट गए। अब तो एवरेज ले सकते हो, हमने कहा अब सही है। तो हमने क्या करा, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली हर सैंपल के एरर की, और फिर क्या निकाल दिया इनका, मीन। हाँ? नहीं, कॉन्टेक्स्ट में बदलेगा। हम सिर्फ भाई ये बताओ, आप इस जगह रहते हो, इस ये वाला जो मॉल है, ये 4 किलोमीटर दूर है, ये पीछे की तरफ है, और ये 2 किलोमीटर दूर है। तो किसी ने कहा -2 किलोमीटर है यहाँ से, ये यहाँ से 4 किलोमीटर है, आपने कहा माइनस का मतलब ही नहीं है। डिस्टेंस तो हमेशा कितनी होती है, प्लस में ही होती है। तो अगर मैं दो चीजों के बीच का गैप निकाल रहा हूँ, तो गैप में माइनस प्लस का कोई सेंस नहीं है। गैप मतलब डिस्टेंस ही है वो भी। ठीक है, वो वाली कहानी हो गई। अब यहाँ पर मैंने जो निकाला, क्या निकाला, मीन निकाला, किस चीज का, एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन निकाला।
MAE से क्या बोलते हैं, MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जब हम रिग्रेशन का मॉडल बनाते हैं, तो रिग्रेशन के मॉडल में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, लॉस को कम लाना। कौन सा लॉस कम लाना, कोई सा पकड़ लो, एक कम होगा तो सारे ही कम होंगे, क्योंकि सब निकाले जो जाते हैं वो सब एक ही तरीके से निकाले जाते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में कम होगा। अगर मैं आपसे कहूं MAE मेरा 10 आया है, तो उसी रेशो में RMSE कम हो जाएगा, उसी रेशो में MSE भी कम हो जाएगा। तो रिग्रेशन मॉडल का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये, टू मिनिमाइज द लॉस। ट्रेनिंग का लॉस हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो ट्रेनिंग का लॉस मिनिमम का मतलब है, जो भी हमने कॉफिशिएंट निकले हैं, उन्हीं कॉफिशिएंट का यूज करके पहले ट्रेनिंग डेटा का प्रिडिक्शन कराओ, और फिर उस ट्रेनिंग डेटा का एक्चुअल आउटपुट के साथ लॉस चेक करो कितना आ रहा है। वो कम से कम आना चाहिए, वो अच्छे कॉफिशिएंट माने जाएंगे। अब मान लो कोई एक और एल्गोरिथम आ गई, मान लो ये तो होगी लीनियर रिग्रेशन, मान लो एक एल्गोरिथम और आ गई, उसने कहा भी हमारा भी अपना तरीका है, हम उस स्टैटिस्टिक्स मीन वीन का चक्कर नहीं लगाते, हम कोई और तरीका यूज करेंगे। और उससे जो कॉफिशिएंट आए, उसके बाद जब मैंने उन्हीं ट्रेनिंग सैंपल का प्रेडिक्शन कराया और लॉस निकाला, अगर वो कम आ गया, मैं क्या बोलूंगा, वो तरीका ज्यादा अच्छा है कॉफिशिएंट इंटरसेप्ट निकालने का देन दिस वन। तो पूरा का पूरा रिग्रेशन का चैप्टर जो भी है वो इसी बात पे टिका हुआ है। किस बात पे टिका हुआ है, कि कॉफिशिएंट और इंटरसेप्ट निकालो, इस तरीके से निकलने चाहिए कि जब उन्हीं कॉफिशिएंट इंटरसेप्ट का यूज करके ट्रेनिंग डेटा का प्रेडिक्शन करें और फिर उनके लॉस निकालें, तो वो कम आना चाहिए। तो वो तरीका सबसे बेस्ट माना जाएगा जिसमें सबसे कम लॉस आया है। जीरो आ जाए तो ये तो बहुत नसीब की बात है, जीरो नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम तो आए। इसी आधार पर सारी एल्गोरिथम आगे आपको पढ़नी होती हैं, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, कॉफिशिएंट की वैल्यू इस तरह से ढूंढना, लॉस को मिनिमाइज करा जा सकता। सिर्फ तरीका अलग अलग होगा। हाँ, हाँ, एल्गोरिथम बदलने से एम और सी बदलेंगे, क्योंकि हर एल्गोरिथम का एम और सी निकालने का तरीका अलग होगा। जो हमने अभी तरीका पढ़ा ये लीनियर रिग्रेशन का है, एक और पढ़ेंगे उसका अलग है, एक और पढ़ेंगे उसका अलग है, सबके तरीके इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि बेस्ट कैसे निकालें। एम और सी पढ़ेंगे, सब आएगा अभी। अब सर ये खुद ही निकालने पड़ेंगे, हमने कहा नहीं, एस्केलर्न कह रहा है हमसे कह दो हम निकाल देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। फ्रॉम एस्केलर्न डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट, कौन कौन, हमने कहा मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से ही फंक्शन, और हमने कहा मीन स्क्वायर्ड एरर नाम से फंक्शन है, नहीं दिख रहा है, दो के फंक्शन है बस। इन दोनों को तो आप इनसे निकाल सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर के पास गए, इसमें वाई और प्रिडिक्शन पास कर दिया, जो हमारा है वही आया 2144, और एक है मीन स्क्वायर्ड एरर, वाई कॉमा प्रिडिक्शन, सेम 6 7 1 5 9 8, ऊपर भी हमारा यही आया था। RMSE का कोई तरीका नहीं है, तो जब MSE दे दिया तो बस स्क्वायर रूट तो निकालना है, निकाल लोगे अपने आप। तो एस्केलर्न डॉट मैट्रिक्स के अंदर ये लॉस फंक्शन भी होते हैं, इंटरव्यू के अंदर ये बहुत पूछे जाते हैं कि रिग्रेशन के लॉस फंक्शंस क्या होते हैं। आगे जाके न्यूरल नेटवर्क में क्लासिफिकेशन के भी लॉस फंक्शन आते हैं। ठीक है, फिलहाल हम रिग्रेशन से काम चलाएंगे अपना। तो रिग्रेशन के लॉस फंक्शन क्या बताते हैं, मॉडल सही ट्रेन हो गया या नहीं हो गया। सर आर स्क्वायर जो स्कोर होता है, इसको तो हम देखते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉस को चेक करना। आर स्क्वायर अगर आपका अच्छा आ रहा है 95%, और लॉस आपका बहुत ज्यादा है, तो भी मैं ये बोलूंगा मॉडल बेकार है। दो एल्गोरिथम, दोनों का आर स्क्वायर सेम आया 95% 95%, लेकिन दोनों एल्गोरिथम से जब मैंने लॉस निकाला, तो जिसका लॉस कम होगा वो मॉडल मेरा अच्छा बना है। समझ में आ रही है कहानी क्या चल रही है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो लॉस क्या है ये हमारी समझ में आ गया। इंटरव्यू के अंदर ये बहुत पूछा जाता है कि रिग्रेशन के लॉस फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप बताएंगे मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर होता है। कोई बोलेगा इंडिविजुअल सैंपल का लॉस कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सैंपल का एक्चुअल आउटपुट माइनस मॉडल का प्रिडिक्शन, ये डिफरेंस क्या कहलाता है, इंडिविजुअल सैंपल का
लॉस, उसको लॉस की जगह पे क्या बोलते हैं फिर, एरर कहते हैं, एरर या रेसिडुअल, एरर या रेसिडुअल। क्योंकि आर स्क्वायर का जो डेरिवेशन है वो लॉस से ही निकल कर आता है। जैसे अगर आप एक्यूरेसी स्कोर निकालते हैं क्लासिफिकेशन में, तो एक्यूरेसी स्कोर किससे निकाला जाता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। उसी तरह से आर स्क्वायर का डेरिवेशन जब आप करने जाएंगे तो वो किससे निकाला जाता है, आपका लॉस से निकाला जाता है। तो आर स्क्वायर का जो फार्मूला है वो होता है 1 - लॉस समथिंग करके कुछ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर की डिपेंडेंसी लॉस पर होती है, इसलिए लॉस को इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। इवन न्यूरल नेटवर्क में जाके आप लॉस ही निकालोगे, आर स्क्वायर को भूल जाओगे, आर स्क्वायर यूज ही नहीं होता न्यूरल नेटवर्क में, लॉस ही यूज होता है, ठीक है। बहरहाल ये हमारा हो गया भाई रिग्रेशन की पहली कहानी। अब रिग्रेशन में कई बार क्या होता है, एक काम करते हैं आज इतने ही रखते हैं, काफी हो गया। एक तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो गई मल्टी क्लास की, और रिग्रेशन का कॉन्टेक्स्ट पूरा हो गया। अब आगे आप जब पढ़ोगे तो कॉन्टेक्स्ट पता है कि रिग्रेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, बेस्ट वैल्यू ऑफ एम, जो भी है वो यही है, बेस्ट वैल्यू ऑफ एमएनसी कैसे निकाली। क्योंकि जितने भी रिग्रेशन है सब लाइन के इक्वेशन का यूज करते हैं, प्रेडिक्शन इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस सी। सारा खेल M1 M2 M3 निकालने का ही होता है। चलो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में रिग्रेशन के ऊपर एक एल्गोरिथम और पढ़ेंगे, SGD, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, स्पेशली न्यूरल नेटवर्क को फोकस करते हुए। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं वो पढ़ेंगे रिग्रेशन, तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे रिग्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाए। चलो आज